हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन। जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर 9 के हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुमकुम जैन आपके लिए स्टार्ट करती है आज का वीडियो। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एम्बीडेंटेड लिगैंड। बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगी, अपने आप को जो ठीक लगता है आप उससे क्वेरी कीजिएगा। उभयदंतुक लिगैंड का उदाहरण क्या है। तो उभयदंतुक, सॉरी बच्चों यहाँ से यौगिक लिख दिया गया है, इसको हटा के हम यहाँ से इसको लिगैंड कर देते हैं। ठीक है, तो उभयदंतुक लिगैंड का उदाहरण क्या है। तो यहाँ से उभयदंतुक लिगैंड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से आएंगे अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे CN- NO2-। उभयदंतुक लिगैंड क्या होते हैं, मतलब ये है तो एक दंतुक, मतलब एक ही ओर से अपना बंध बना सकता है, एक उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो यहाँ से मेटल, M का मतलब क्या है, मेटल है। अगर यहाँ कार्बन की ओर से बंध बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, साइनो। और अगर यही बॉन्डिंग नाइट्रोजन की तरफ से होती है तो आइसोसाइनो। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर दो तरह के अपने पास दाता परमाणु होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगैंड होता, जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए हमने कहा अमीन, ठीक है, ये केवल नाइट्रोजन की ओर से बनाता है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की ओर से बनाता है तो ये एक दंतुक लिगैंड है, ये एबिडेंटेड नहीं है, ये हाइड्रोजन या बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर इसी तरह से NO2- की बात करें तो अगर यहाँ से बॉन्ड NO2 की तरफ भी बन सकता है और ये बॉन्ड ONO की तरफ से भी बन सकता है। तो एक दंतुक लिगैंड ऐसे लिगैंड जिसमें दो तरह के दाता परमाणु होते हैं और वो दोनों ही अपने बॉन्ड बना सकते हैं एक समय पर एक ही। आगे है बाइडेंटिक लिगैंड। क्या होते हैं, जिसके अंदर दो दाता परमाणु हो। जैसे ही अपने पास हमने EN का नाम सुना है ना, एथिलीन डायमीन होता है यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, EN। तो इसके साथ कितने बंध बन सकते हैं, दो। ऑक्सिलेट नाम सुना है हमने, CO-, तो ये ऑक्सिलेट हो गया। हमने ग्लाइसिनेटो का नाम भी सुना है, तो यहाँ से EN हो गया और ऑक्सिलेट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपना EDTA-4 की स्ट्रक्चर। बच्चों EDTA का पहले पूरा नाम हम लिखते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, एथिलीन, ETHY, एथिलीन लिख तो चाहे आप हिंदी में, या हम ऐसे लिख देते हैं इथाइलिन डाईएमीन। ओके स्टूडेंट्स, T का मतलब क्या है, टेट्रा, A का मतलब क्या है, एसीटेटो। ठीक है, तो ये है अपना एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। एथिलीन मतलब क्या हो गए, कितने कार्बन हो गए बच्चों, दो। ये दो कार्बन हो गए, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये दो कार्बन हो गए। अब कहता है डाईएमीन, तो डाईएमीन मतलब नाइट्रोजन कितने आएंगे, दो आएंगे। आगे क्या वर्ड कह रहा है, टेट्रा। टेट्रा मतलब चार बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4। आगे कहता है एसीटेटो, तो एसिटिक का मतलब क्या होता है, CH3COH, और एसीटेटो क्या हो गया, एसीटेट आयन। तो ये हम H बाद में लगा देंगे, तो दो कार्बन हमने लिख दिए, COO-। H क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 संयोजकता हो चुकी है, तो दो कार्बन की जगह हाइड्रोजन की जगह बचती है। ठीक है, तो ये हो गया CH2COO-, CH2COO-। ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है यहाँ पे, ये अपना हाइड्रोजन आ गया बच्चों। अब आपको एक चीज़ बता दें बच्चों, ये स्ट्रक्चर है EDTA-4 का। अगर आपसे पूछ ले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। क्यों है, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना सकता है। इसको हम हेक्सा दंतुक लिगैंड भी कहते हैं, हेक्सा डेंटेट लिगैंड, या हिंदी में कह दें हेक्सा दंतुक लिगैंड। आपको पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ बच्चों। एक चीज़ और, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले बच्चों, जो भी बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं इस साल, जिनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो कोर्स है बच्चों वो NCERT लग चुका है। अब आपसे बच्चे पूछते हैं कि मैडम ने NCERT करा रखा है, तो उनको प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, NCERT और RBSC का हम कह रहे हैं, जो आपने पिछले साल जो कोर्स पढ़ा है और जो इस साल का जो कोर्स है NCERT और RBSC, कोई चेंज नहीं है बच्चों। NCERT और RBSC केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल सेम है। अगर वो बच्चों के पास किताब है तो उठा के देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर RBSC में भी सॉलिड स्टेट है, NCERT में भी सॉलिड स्टेट है। सेकंड चैप्टर सोल्यूशन है, NCERT में वही है। तीसरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ भी RBSC में वही है। मतलब चैप्टर्स बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5, इवन वहाँ पर चैप्टर्स के नाम भी सेम हैं। बिल्कुल फ़र्क कहाँ पे आता है, बिल्कुल
एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर है बच्चों 16 और आरबीएससी में है 17। तो मैं आपको एक चैप्टर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, कौन सा चैप्टर है आपका स्टीरियो, जो आरबीएससी में है त्रिविम रसायन वाला चैप्टर, वो चैप्टर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी पढ़ भी लेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि त्रिविम रसायन का बहुत सारा जो भाग है वो एनसीईआरटी वालों को चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। किरेल कार्बन क्या होता है मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है आरबीएससी वाले कोर्स में, तो किरेल कार्बन आपको पता करना पड़ेगा। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, उसके अंदर विन्यास जो है डी और एल टाइप के होते हैं, और ये यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में 10वें चैप्टर में भी दी हुई है। बस एक स्टीरियो वाला चैप्टर है जो आरबीएससी में एक्स्ट्रा है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो बच्चों मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 11th वाले बच्चों को अगर आप चैनल शेयर करते हैं तो प्लीज़ उनको इस डाउट से निकालेगा कि आरबीएससी वाला कोर्स है ये तो हम नहीं पढ़ें। तो बच्चों प्लीज़ एनसीईआरटी का कोर्स भी यही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेट कर दूंगी। आप इस चैनल से बिना किसी हिचक के पढ़ सकते हो। जहाँ जहाँ चेंजेस हैं मैं उसका एक पूरा आपका एक वीडियो बना दूंगी कि यहाँ यहाँ चेंज हैं, बच्चे समझ जाएंगे। ओवरऑल वो वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी होगी। तो थोड़ा सा बच्चों सपोर्ट करिएगा मैम को। 11th वाले बच्चों को भी प्लीज़ ये चैनल जो है वो शेयर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ को, आपको मैंने हेल्प किया है, आप प्लीज़ 11th वालों तक इस चीज़ को पहुँचाइएगा, उनकी भी हेल्प कीजिएगा। जैसे आपने लॉकडाउन में स्टडी स्टार्ट की है ऐसे उन बच्चों के लिए भी लॉकडाउन ही लगा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछेंगे, आप उनके सीनियर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे का वीडियो। द्विक लवण डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट पहले बता दूँ वो होते हैं जिनका स्थायित्व जो होता है स्टेबिलिटी सॉलिड स्टेट में तो होता है, लेकिन पानी में हम जैसे ही डाल देंगे बच्चे सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? फिटकरी एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? फिटकरी। फिटकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? फिटकरी को इंग्लिश में कहते हैं एलम, है ना, एलम कहते हैं। एल से तो याद रख लेना एल्यूमिनियम है इसके अंदर। अब इसका नाम सूत्र क्या होता है? K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। या इसका दूसरा एग्जाम्पल बच्चों FAS है, मोर साल्ट जिसको कहते हैं MOHR, मोर साल्ट, या आप इसको मोर लवण भी कह सकते हो इसको बच्चों। FAS का मतलब क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट ऐसे लिख सकते हो। ये देखो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? द्विक लवण हैं, डबल साल्ट हैं। पहला फिटकरी और दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है अपना निकल टेट्राकार्बोनिल में अपने को ज्योमेट्री बतानी है और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है बच्चों। तो हम आपको बता दें NiCO का जो होल 4 है इसका अपना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है, और इसकी जो ज्योमेट्री है बच्चों वो इसकी है टेट्राहेड्रल। इतना तो सभी को पता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको चतुष्फलकीय। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो आपको बना के हम बता देते हैं। पहले इस कैसे बनाया हमने, ठीक है, ये बनाया, एक सेकंड, एक सीधी लाइन आप यहाँ से खींचिएगा। चलो ये हो गया। अब इसके बाद अपने पास बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? निकल आ जाएगा 1, फिर ये 2, फिर 3 और ये 4, और यहाँ आ जाएंगे इसके CO। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो LiLH4 का नाम क्या होगा? लिख देते हैं हम यहाँ से। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको ऐसा बना के लिखिए, नाम निकल जाएगा। सबसे पहले अपन ने पॉजिटिव आयन का नाम लिखा लिथियम, फिर टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, और ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का कितना निकलेगा? 3rd। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। COCl3.6NH3 में AgNO3 विलयन मिलाने पर 3 मोल AgCl मिलता है, यौगिक का सूत्र बताइए। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। COCl3 AgNO3 solution mixed in COCl3.6NH3 then we get 3 मोल AgCl, then what's the formula of the compound? कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? AgNO3 का सोल्यूशन हमने मिलाया है। देखिए बच्चों यहाँ से हम इसको सूत्र बता दें। सबसे पहली बात हमने कहा कि COCl3.6
NH3 में क्या मिलाया हमने, AgNO3 मिलाया। AgNO3 से क्या मिल रहा है बच्चों, AgCl मिल रहा है। इट मीन्स Cl जो होगा वो किस स्टेट में होना चाहिए, Cl माइनस के रूप में कब रहेगा। अगर हम इसको ऐसा लिखे फॉर्मूले को, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, जितना मोल लिखा हुआ नहीं AgCl का, इसका मतलब उतने क्लोरीन जो होंगे वो इस बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो भी अपना कंपाउंड होता है उस Cl को क्या कर दीजिए बच्चों, बाहर कर दीजिए। कितने Cl कह रहा है, वो 3 लिख रहा है, तो तीनों Cl क्या कर दीजिए, बाहर। जो बच गया, देखिए आगे क्या बच गया अपना, कोबाल्ट, और क्या बच गया, NH3 कितने हैं बच्चों, 3। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, ये कहता कि 2 मोल AgCl बनते हैं, कितने बनते हैं अपने, 2 मोल AgCl बनते हैं, तो हमें क्लोरीन कितने बाहर रखने होते, 2 रखने होते। बाकी हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, बच क्या गया, कोबाल्ट। NH3 कितने लिखते आप, 2, सॉरी NH3 कितने लिखते, 6, और Cl कितने रखे हैं, 3। 2 तो बाहर चले गए और 1 आ जाता अंदर। ठीक है, समझ में आई आपको यहाँ से बात, कैसे इसको अपने स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक ही Cl लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे कहता कि 1 ही मोल है, AgCl इतना है, 1 ही मोल है, तो आप क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के बाहर कितना Cl लिखते बच्चों, 1 लिखते, CnH3 का होल 6 लिखते, और अंदर कितने लिख देते, Cl 2। तो ऐसे अपना सॉल्व होता है। ठीक है, मैंने केवल एक आपको एग्जाम्पल बताया है, बाकी इस कंपाउंड के अंदर 3 मोल ही मिलते हैं, तो फॉर्मूला ये बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना AgNH3+2 में उपसंयोजन संख्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मैं नहीं जानती कि आपका यही क्वेश्चन आएगा या इस तरह का आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अंदर जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि इसके अंदर बताइए कितनी होगी, मैं आपको ये भी करवाऊंगी, COEN का होल थ्राइस +3। पहले इसको कर लेते हैं। सिल्वर जो है इससे एमीन कितने जुड़े हुए हैं बच्चों, 2 जुड़े हुए हैं। कितने एमीन जुड़े हुए हैं बच्चों, 2 जुड़े हुए हैं। तो कितने ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, कितने उपसंयोजक बंध बना रहा है, वही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कितने बना रहा है, यहाँ से ये 2 बना रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 2। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये वाला कहा, CON का होल 3 +3 का कितना होगा। तो EN जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ये होता है एथिलीन डाई एमीन। तो एक EN कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं। तो एक EN अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बना देंगे, 3 × 2 कितने बना देंगे, 6। तो इस वाले के लिए जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता, 6 आता। तो अगर एक दंतुक लिगैंड है तो 1 गिनिए, और अगर द्विदंतुक बाइडेंटेट लिगैंड है तो उसके लिए 2 गिन के आप कर सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, K3CrC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम बताइए। देखिए यहाँ से इसको अलग अलग कीजिए, K को अलग कर दीजिए +1, और CrC2O4 का होल थ्राइस, इसके ऊपर आ जाएगा -3। K को क्या लिख देंगे बच्चों, अपन पोटेशियम लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने ऑक्सीलेटो हैं, 3। अब लिगेंड का लिखेंगे, ट्राई C2O4 को क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। Cr को क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये 3 का जब आप निकालेंगे यहाँ से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम का, तो वो आएगा 3। तो नाम हो गया इसका पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3rd। नेक्स्ट अपना ΔT और ΔO में संबंध बताइए। एक तो आपको बता दें ΔT इज लेस देन ΔO। ΔO हमेशा ज़्यादा होता है, ΔT कम होता है। तो यहाँ से आंसर आता है ΔT = 4/9 ΔO। मतलब ΔT ΔO से कितना कम है, 4/9 यहाँ से ये कम है, क्योंकि ΔO का मतलब क्या होता है, लिगैंड के बीच का, ये जो कक्षक होती हैं अपनी, इनके बीच का गैप। तो ये गैप अगर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं ज़्यादा है, तो ΔO जो होता है वो गैप इसमें ज़्यादा होता है, और जबकि ΔT में ये गैप क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है अपना चतुष्फलकीय संकुल केवल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, चतुष्फलकीय संकुल केवल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, ऐसा क्यों है। वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों पहले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एक बार देख लीजिए कौन सा होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अपने पास जहाँ पर स्पिन जो होती हैं वो इस तरह से अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो इन सब की स्पिन गिनी जाएगी, लेकिन अगर मैं सबको क्या कर दूँ, इनको पेयर्ड कर दूँ, तो इनकी स्पिन जो होगा, स्पिन जो अपने पास आएगा, क्योंकि निकाली कितना होगा S का मान, तो अपने पास 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक का +½ होता है और दूसरे का कितना होता है, -½ तो अगर ये सिंगल सिंगल रहते हैं तो इनकी स्पिन की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो होता क्या है, आपका सीधा आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है वो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है अपनी
डेल्टा टी से। हम अगर एक लाइन में कह दें तो हम कह सकते हैं युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है। युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ से डेल्टा टी में T2G जो होती है बच्चों, इसमें Eg तो आती है ऊपर और जो अपनी T2G होती है वो आती है नीचे। तो ये तो होती है Eg और ये होती है बच्चों T2G। अगर आपको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 और चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब ये 4th इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये यहाँ से इसमें पेयर्ड नहीं हुआ कि यहीं पेयर हो जाता। अगर ये पेयर हो जाता, देखो ढंग से समझिएगा, अगर ये 4th इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा, अगर वो मान लीजिए इस तरह से होता 1 2 3 और ये 4 इस तरह से होता, तो इसकी स्पिन गिनी जाती इन दोनों की, तो कितनी आती, +½ ++½ मतलब 1 आ जाती स्पिन। लेकिन यहाँ आपकी कितनी आएगी स्पिन, नंबर कितना आएगा 2, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर +½ को आप करेंगे कितने से, 4 की है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि जो युग्मन ऊर्जा होती है बच्चों, इसकी वैल्यू जो होती है इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए युग्मन ऊर्जा अधिक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो युग्मित नहीं हो पाते हैं। तो आंसर अपना हो जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज हाई देन द डेल्टा टी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए NiCl4-2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि NiCO4 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। देखो डायामैग लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक इसका मतलब, जबकि बोथ आर क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। कि चतुष्फलकीय होने के बावजूद दोनों ही एक अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्यों है। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से कि जो अपने पास NiCl4-2 होता है बच्चों, इसके अंदर Cl जो होता है ये लिगैंड कैसा होता है, वीक होता है। वीक लिगैंड होने की वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो इसका आर्गन इसका आता है अपना 3d8 4s0। ठीक है, और ये Cl कैसा लिगैंड है, ये वीक लिगैंड है। Cl वीक लिगैंड है, इसीलिए इसके अंदर ये जो D है इस तरह भरा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और ये 4s जो होता है वो इस तरह से अपना भर जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ से Cl के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर NiCO4 की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर इसमें Ni जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसकी वैल्यू होती है 3d8 4s2। जब आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बच्चों, यहाँ से एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह से 4s2 के लिए भरेंगे। लेकिन CO कैसा लिगैंड है बच्चों, यहाँ पर ये लिगैंड है अपना प्रबल। प्रबल लिगैंड होने की वजह से 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये वापस रीअरेंज हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। जिस वजह से ये वाला जो अपना होगा 3d8, ये 3d8 पूरा भर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये 4s वाला जो होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, खाली। अब इसके पास कितना है, 4 है, तो sp3 हो जाएगा, मतलब 4s के आगे और फिर आगे की 4p, तो sp3 यहाँ से इसका संकरण हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। और यहाँ पर आप एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितनी बच गई, 1, और यहाँ कितनी बच गई, 2। जबकि यहाँ पर प्रबल लिगैंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया और यहाँ एक भी एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे NiCO4 में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे, आप बता सकते हैं इसके अंदर। देखो हम आंसर बता देते हैं आपको कैसे लिखना है। आपको वैसे ये सब बताना हो तो ये सब आप लिख भी सकते हैं। आप आंसर में लिखिएगा Cl- एक दुर्बल लिगैंड है जिससे आगे क्या लिख सकते हैं, Cl- दुर्बल लिगैंड है जिससे इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण नहीं होता, मतलब रीअरेंजमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नहीं होता, पुनर्वितरण नहीं होता। जबकि CO एक प्रबल लिगैंड है। ठीक है, तो आप इसके अंदर बता सकते हैं कि NiCO का जो होल 4 होता है इसके अंदर जो विन्यास आएगा बच्चों वो आर्गन 3d8 4s2 किसे आएगा इसके अंदर। तो आप इसको बना देना बच्चों, देखो मैं बना के बता रही हूँ आपको। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि NiCl का जो होल 4 है -2
इसके अंदर आप क्या विन्यास बनाओगे बच्चों, एक सेकेंड, इसके अंदर निकल +2 काम करता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें दिखा सकते हो यहाँ एक भी नहीं है और यहाँ पर कितने हैं, अनपेड लैपटॉप 2 हैं। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ये 3 आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इन सबके आपको एक तो हाइब्रिडाइजेशन सबके याद रखने हैं, जैसे आपको इसका ध्यान है, इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन है। 6 है, इसका होता है G2sp3। इन सब की आपको क्या याद रखनी है, ज्योमेट्री याद रखनी है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर का मतलब हो गया वर्ग समतलीय। और D2sp3 है तो कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय, अष्टफलकीय वर्ग समतलीय, और ये हो जाएगी आपकी चतुष्फलकीय। और बच्चों 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, एक कीलेट लिगेंड का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से इसको नहीं लिया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे आप कीलेट लिगेंड यहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। द्विक लवण और संयुक्त लवण में अंतर कर लीजिएगा, और आपके पास क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके हिसाब से। और जो आपकी डेल्टा, जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो अपने पास चित्र है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आप करेगा सॉल्व, आशा कर दूंगी इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। IUPAC नाम एक भी मत छोड़िएगा, पेपर में ज़रूर आपके पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारे साथ आप बनी रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों 11th वाले बच्चों को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, हम उनके लिए भी पूरा कोर्स ही कराएंगे, NCERT का भी। और जो भी कोर्स मैंने करा रखा है बच्चे बेहिचक उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, बस स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर ना पढ़ें बच्चे, बाकी आओ पढ़ सकते हैं। थोड़े वीडियोस में ऐड भी करूँगी, जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, 1-2 वीडियो जो भी अपने पास, जैसे अपने पास सॉलिड स्टेट है उसमें आगे की जो वीडियोस हैं उसमें ऐड होंगी अभी NCERT के अकॉर्डिंग। अभी चैप्टर कोरोना की वजह से उतना ही कराया था, आगे की वीडियोस में उसमें ऐड कर दूँगी। तो बच्चों प्लीज़ शेयर कीजिएगा आगे वाले जो 11 से 12th में आए स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, धन्यवाद।